नमस्कार, मैं कान्हा धनगर और आज मेरे साथ लाइव इंटरव्यू में मौजूद हैं संजू बघेल जी, जो प्रधान हैं, युवा प्रधान हैं और युवा सोच है और युवा देश है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में जी। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहते हैं हमारे दर्शक पूरा। जी, मेरा नाम संजू बघेल, ग्राम पंचायत बारमऊ से, विधानसभा सिकंदराव, डिस्ट्रिक्ट हाथरस से हूँ। जी सर, आप इतनी युवा उम्र में प्रधान चुने गए, तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी, थैंक यू। सर, आप क्या देखते हैं, युवाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं? आप युवा हैं तो मैं युवा तरह की क्वेश्चन करूँगा, आप युवाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं? मैं सोच ये रखता हूँ कि मेरा गांव, मेरा जो नए युवा भाई लोग हैं, जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे युवा ही बढ़ाएंगे बघेल समाज। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम युवा लोग जो एकत्रित होके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़े, ताकि हमारा गांव है, पंचायत है, इसको भी, इसमें जो विकास करना है हमें, जिस तरीके से हमें जनता ने विश्वास के साथ में हमें वोट दिया है, तो उसी तरीके से हमें भी ये करके दिखाना है कि हम कुछ हैं अपने आप में, और हमारे अंदर ऐसा जज्बा है कि हम कुछ कर सकते हैं। जिस उम्र में लोग इंटर हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, जी, उस उम्र में आपने प्रधानी ले ली जी। सबसे बड़ी चुनौती होती है युवाओं के लिए राजनीति में ऊंचाइयों को छूना जी। लेकिन आपने किस तरीके से, गांव वाले भी आपको देखते होंगे, कहते होंगे आप युवा हैं, हार जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आपने कैसे मेंशन किया उस चीज़ को? देखिए सर, ऐसा है कि कुछ गरीब लोग हैं जी, जिनकी जैसे कि अभी कोई पीड़ा है, उनको हमें कैसे जो है उनको साधना है और उनको कैसे सहायता करनी है। जैसे कि कोई गरीब आता है कि भैया हमारा ये काम है, हमारा ये काम है, ये नहीं करके दे रहा है, तो इस तरीके से हमने हेल्प करते हुए हमने उनसे आशीर्वाद लिया, और उन्होंने हमें आशीर्वाद के उसमें वरदान में हमें उन्होंने मतदान किया, जिससे कि हमें उस ऊंचाई पे पहुंचाया जिस पे हम पहुंचना चाहते हैं, और हम उनको और आगे तक जो कि परेशानी ना आते हुए उनके लिए जिस तरीके से हमें आगे बढ़ाया है, तो हम भी उनके लिए कोई भी परेशानी ना आने दें और आगे ले जाएं। आपकी ग्राम पंचायत के लोगों ने आप पर विश्वास जताया है जी, तो आप उस विश्वास का उनको ऋण किस तरीके से चुकाएंगे? देखिए सर, ऐसा है कि ऋण तो ऐसा है कि मैं कभी ज़िंदगी में अपनी पंचायत का कभी ऋण इतना, जो मुझे इस पद पर बैठाया है पंचायत में के लोगों ने, जो कि मैं ऋण तो कभी नहीं चुका सकता हूं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार बड़ी उलझनें भी आ जाती हैं बीच में, कि कभी कोई निराश भी हो जाता है, कभी कोई मतलब जो है खुशी से खुश हो जाता है। जैसे कि 100 लोग हैं, 100 लोग में 50 लोगों के लिए ऊपर से सुविधा आ रही है, अब 50 लोगों को कैसे मैं मेंटेनेंस करूं? तो मैं उन लोगों से मैं चाहता हूं कि वो धैर्य रखें अपने मन में। सभी के लिए मैं कार्य तन मन धन से जो है कार्य करूंगा और उन लोगों को भी खुश रखूंगा। आप अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छता में जी, और एक कहते हैं ना काम का तरीका, मतलब रोजगार में किस तरीके से मेंशन करेंगे, और युवाओं को, और जो गांव है, नरेगा का काम होता है गांव ग्राम पंचायत में, उस काम को किस स्तर तक ले जाएंगे जिससे गांव के लोगों को सुविधाएं मिल सकें? जी सर, ऐसा है कि उसमें नरेगा में अभी मेरे यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। मैं सभी को नरेगा में काम दे रहा हूँ, मजदूरी दे रहा हूँ, जिससे कि कोई भी मजदूरी से वंचित ना रहे। तो मैं चाहता हूँ जो लोग हैं नरेगा में जो मजदूर लाइन के वर्कर हैं, उनसे मैं बार बार विनती करता हूँ, जो भी हमारे गांव में हैं वो नरेगा में काम करें, जिससे कि उनका पालन हो और बच्चे खुशहाल रहें, जिससे कि जो भी आमदनी मिलती है उससे जो पेट भरण हो उनका, और आगे ऊंचाइयों तक वो अपना घर कोई भी उन्नति करना चाह रहे हैं तो उससे जो है आगे बढ़े। सर, एक सवाल जो अक्सर दिमागों में रहता है कि सरकार जिसकी भी हो, लेकिन सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं आ पाती हैं। उसकी सबसे वजह रहती है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक वो योजना नहीं पहुंच पाती है, जो योजना उस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। तो आप ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, किस तरीके से उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे? जी, ऐसा है कि जैसे कि मैंने सोचा है कि सबसे पहले तो नीची श्रेणी से चलना है मुझे। जैसे नीचे श्रेणी में आता है कि जैसे कि बिल्कुल गरीब है
और गरीब के बाद में जब मुझे नीचे श्रेणी से लेके चलूँगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलूँगा, तभी जाके उसमें छांट कर पाऊँगा कि कौन आदमी, कौन शख्स पात्र है या कौन पात्र नहीं है। जब पात्र है उसको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, उसके बाद में आगे के जो पात्र होंगे उनके लिए सुविधा दी जाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ग्राम पंचायत में सर कि उनके पास में शौचालय का फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या गांव-गांव जाकर अभियान चलाया जाएगा आपकी तरफ से? जी सर, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा उसके लिए हम इसके लिए जो हमारा ग्रुप है प्रधान लोगों का, हम चाहते हैं कि जिन जिन लोगों पर पैसा नहीं है बिल्कुल भी, जैसे फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं है, कंप्यूटर वाले जब फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए पैसे अनाप शनाप मांगते हैं, तो मैं चाहता हूं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो लोग जो हैं, जो अपना मिनिमम चार्ज है वही गरीबों से चार्ज लें, और ये भी चार्ज ना हो तो हम उसको पे करेंगे अपनी तरफ से। अभी सर सरकार की 58,000 भर्तियाँ निकली हैं ग्राम पंचायतों में, तो वहाँ पर जनसेवा केंद्र भी उपलब्ध होगा जी। तो इस योजना को जो आप बता रहे हैं लाभ देने वाली, ये योजना और धार दे सकते हैं इस योजना के लिए, तो किस तरीके से आपका वर्क रहेगा जब आपके पास में जनसेवा केंद्र होगा ग्राम पंचायत का, आपके पास में एक अलग जगह होगी ग्राम पंचायत की, वहाँ पर आपका ग्राम पंचायत बना होगा, तो और भी विकास डेवलपमेंट होने की उम्मीद है? जी, उसमें क्या है कि अभी फ़िलहाल की स्थिति में क्या है कि जब एक सचिव मेरे नीचे जब चुन जाएगा तो सचिव के थ्रू जो है मेरा सचिवालय चलेगा, जिससे कि जो भी अप्लाई फॉर्म किए जाएंगे, जैसे कि आय, जाति, मूल निवास जो भी है, जितनी भी शुल्क है उसकी उतनी ली जाएगी, नाजायज़ कोई भी शुल्क नहीं ली जाएगी। और जो भी बंदा अप्लाई करेगा उसमें मेरिट के आधार पर भर्ती है अभी, और जिसकी भी मेरिट हाई होगी वही इसमें पात्र बनेगा। अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो शुल्क होगा सरकारी शुल्क होगा, अभी राशन कार्ड की हम बात करें तो 20 रुपये शुल्क होता है सरकारी गवर्नमेंट शुल्क, लेकिन जनसेवा केंद्र हैं जो प्राइवेट जनसेवा केंद्र वाले वो 100 रुपये लेते हैं जी। आय जाति मूल्यवास के शुल्क की बात करें तो वो भी 30-35 के आसपास है, और उसके भी शायद 100-150 रुपये ले लेते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में अंतिम व्यक्ति जो अपने फॉर्मों को ऑनलाइन नहीं करा पाते हैं, सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं किसी न किसी इस कारण की वजह से, तो कहीं ना कहीं इसमें सुधार होने की उम्मीद है जी। अभी क्या है कि हमने ये एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन हम जो है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं उन लोगों से जो कि गलत तरीके से पैसा जा रहा है, इन लोगों से जो भुगतान लिया जा रहा है गलत तरीके से, और जनसेवा केंद्र जो संचालक हैं उनसे भी हमने कह रखा है कि नाजायज़ पैसा ना लें, और जो भी मोहर वेरिफिकेशन करते हैं लेखपाल या सेक्रेटरी जो भी हैं उनसे एक भी पैसा नहीं दिलवाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जो भी बंदे देते हैं उसमें पैसे, जैसे लेखपाल को देते हैं या सेक्रेटरी को देते हैं, वो कदापि अपनी तरफ से एक भी पैसा ना दें, और अगर पैसा देते हैं और पैसा मांगते हैं वो लोग तो हमें बताएं, हम उनको सख्त कार्रवाई कराएंगे जी। सर एक और क्वेश्चन मेरा है आपसे, आप युवा हैं जी, तो मैंने देखा है युवाओं को लेकर लोग भ्रमताएँ फैलाते हैं कि युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, युवाओं को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि शिक्षा के बाद जब एजुकेशन करने के बाद में क्या युवाओं को राजनीति की तरफ मुड़ना चाहिए? देखिए ऐसा है कि मैं भी सन 2004 से मैं जो है ज़्यादा ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान था मेरा, जब से मैं भर्तियां देख रहा था, और भर्तियां देखते देखते फिर एक्सपायर डेट हो गई मेरी। जब एक्सपायर डेट हो गई तो मुझे लगा कि मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। कई बार मैं एक्सीलेंट रेस भी लगा के आया, जो कि आगरा में भी लगाई थी मैंने, लखनऊ में भी लगाई थी, और जब मुझे लगा कि मेरे पे रिटन जो है नहीं निकला या रिटन नहीं पास कर पाया मैं, तो उसमें क्या है कि जब रिटन कोई पास नहीं हो पा रहा है तो क्या हो गया, हम किसी प्राइवेट जॉब को देख लेंगे या हम लोग जो हैं अपना बिजनेस डालेंगे। तो हमने सोचा जब मेहनत कर रहे हैं, जनता के प्रति मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना अपना लक राजनीति में थोड़ा सा उतर के देख लें, ताकि हो सकता है जनता की जब सेवा कर रहे हैं तो जनता कुछ हमारे लिए कुछ चाहे शायद। बिल्कुल। तो इस तरीके से हमने राजनीति में जब नौकरी नहीं मिली, बिजनेस नहीं हमारा चला, जैसे कि लॉकडाउन लग गया पिछली बार, तो लॉकडाउन में बिजनेस हमारी फेल हो गई। इस बार फिर लॉकडाउन लग गया तो हमारी बिजनेस फिर दोबारा से फेल हो गई, तो हमारा धंधा जो है बिल्कुल बंद हो गया। तो इसमें क्या है कि जब हमारी बिजनेस बिल्कुल बंद हो गई
तो मैं राजनीति की तरफ में मुड़ गया, जिससे कि मुझे ये सफलता लोगों की, जो हमारी ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनके आशीर्वाद के तौर पर मुझे पंचायत का जो ये पद, प्रधान पद के लिए मुझे चुना गया। जी, कहाँ आप नौकरी की इच्छा रख रहे थे, लेकिन आज आप युवा प्रधान बन गए। तो ऐसे युवाओं के लिए मैं चाहता हूँ, आपने अपनी जो स्टोरी बताई वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और इस स्टोरी से हमारे जो भी युवा हमें देख रहे हैं, इससे सीख लेनी चाहिए कि एजुकेशन, अगर आपको एजुकेशन में सफलता नहीं मिलती है तो हम राजनीतिक के करियर को भी चुन सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अपनी शिक्षा पर ध्यान न दें, लेकिन राजनीति के करियर को चुनना भी कोई गलत नहीं है। सर, ऐसे ही युवाओं के लिए आप क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? मैं छोड़ना चाहूँगा कि युवा सबसे पहले अपनी पढ़ाई प्लस नौकरी, इन पर ध्यान दे। अगर नहीं किसी भी तरीके से नौकरी नहीं मिलती है और ग्रेजुएशन हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, बीटीसी, बीएड वगैरह, डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं लोग, तो जब उन लोगों के लिए नौकरी नहीं मिलती है तो कृपया पहले ये ध्यान दें, पहले तो अपना स्टोर जो अकाउंट होता है उसको देखते हुए अपना बिजनेस डालें। अगर बिजनेस नहीं मिलता है तो अपना जो, जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो वो अपना प्राइवेट के तौर पे जो जैसे कंपनियां खोली हैं अभी बीजेपी सरकार ने, और जिसमें कैंप लगा रही है ये सरकार जो है, उसके थ्रू जो हैं तहसील बाई तहसील जो कैंप लग रहे हैं, तो उनके थ्रू जो अप्लाई करें तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं प्लेसमेंट दे रही हैं उसमें। अगर उसमें भी अगर नौकरी नहीं मिलती है तो अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस नहीं, अगर आपको मतलब पसंद आ रहा है जिन लोगों के लिए, तो वो अपना राजनीतिक करियर में जा सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल है हमारा कि आप, ये देश में कोरोना वायरस चला, देश लॉकडाउन में रहा, विद्यार्थियों की शिक्षा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, तो ऐसे तो मतलब शिक्षा के बारे में, जिस तरीके से 2 साल से देश की शिक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ा है, तो शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी शिक्षा में तो ये है कि 2 साल पहले क्या हुआ है कि जैसे कि फर्स्ट टाइम में जो कोरोना टाइम में जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें स्कूल सारे बंद हो गए, जिससे कि बच्चों पे बहुत बड़ा प्रभाव ऐसा पड़ा कि जैसे कि बच्चों की पढ़ाई पर बिल्कुल एकदम बच्चों का ध्यान ही हट गया पढ़ाई से, क्योंकि ऑनलाइन, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, अब टीचर कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़िए। अब ऑनलाइन के चक्कर में क्या, माता पिता तो अपने काम में लग जाते हैं, मोबाइल दे देते हैं और के बेटा अपना काम कर लीजिए। जब बेटा जब मोबाइल अपने हाथ में ले लेता है तो थोड़ी देर तो अपने माता पिता को ये दिखाता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर देखा कि आँख से थोड़ा सा हटे, अपने आँखों से सामने से हट गए माता पिता, तो उसके बाद में अपना गेम खेलने लग जाते हैं। तो पढ़ाई का स्तर तो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल सा हो गया है। जो बच्चे जानते थे वो कुछ बिल्कुल एकदम जीरो हो गए हैं अभी फ़िलहाल में। कोरोना वायरस को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस में अपनी सावधानी बरतते हुए और मास्क को यूज़ करते हुए निकलें घर से, और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। नमस्कार सर। तो हमारे साथ में युवा प्रधान थे। आपको बता दें कि इन्होंने बताया कि जिस तरीके से शिक्षा का स्तर गिरा है, न्यूटन हुआ है, वास्तव में एक दुखद विषय है। सरकार के सोचना चाहिए इस बारे में, और विद्यालयों में जल्द से जल्द शिक्षा के तौर पर शिक्षा को आगामी सुचारू रूप से चलाना चाहिए। तो वहीं इन्होंने बताया कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन तब जब उनका बैकग्राउंड भी मजबूत हो। आप समाज सेवा करिए। अगर आपको लगता है कि मैं इस स्तर पर तरक्की नहीं कर रहा, तो आप राजनीति को, भविष्य को चुन सकते हैं। वहीं उन्होंने बताया है उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा अपनी ग्राम पंचायत में विकास कराना और अपनी ग्राम पंचायत में स्वच्छता के मामले में सबसे टॉप पर लाना। तो वहीं उन्होंने कहा है कि मनरेगा के कार्य को हर एक गरीब असहाय परिवार से जोड़ रहे हैं, और जो ग्राम पंचायत की भर्तियाँ निकली हैं उसमें निष्पक्ष भावना के साथ में भर्ती कराई जाएगी, और जो भी कार्य सचिवालय से होंगे वो निःशुल्क, जो सरकारी फीस होती है उसमें कराए जाएंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ युवा प्रधान थे। देखते रहिए हमारे साथ लाइव इंटरव्यू ऐसे ही। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हर वीडियो पहुंचती रहे हमारी सबसे पहले, सबसे तेज। जय हिंद, जय भारत।